पिछले 5 साल में सबसे आक्रमण विदेश ने उत्तर कोरिया से भी ज्यादा भारत की है। भारत को सबसे आक्रमण माना गया है क्योंकि वो बिना देखे, बिना समझे, बिना परखे अटैक कर दे रहा है। ठीक, कल हमारी जो क्लास थी वो प्रस्तावना से क्लास अपनी थी, तो मैंने कुछ मेन चीजें बताया। जैसे प्रस्तावना संविधान के लिए मैंने बताया, पूरे संविधान का अगर की पॉइंट लिया जाए तो वो क्या होगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत शब्द दो बार आया। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, ठीक है ना, 2 बार आया, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बताया था प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी, तो 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ठीक है ना। स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, 5। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये नहीं था, हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की क्या थी, स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। कब हुआ था, 1976। कौन सा संविधान संशोधन था, 42। कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। कौन कौन सा था, सामाजिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है, कुंजी। ध्यान रखना, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शब्द दे दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 होगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, लेकिन हम भारत के लोग कहां से लिया, अमेरिका से लिया। हमारा संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया गया, ठीक है ना। ये थी प्रस्तावना की बात। अब अपने पूरे संविधान में मैंने आपको बताया, 3 चीजें बताया कि भाग की संख्या टोटल कितना है, 22। अब इसमें संशोधन करके ABC ऐसे बना के 25 तक पहुंचा दिया गया है। अनुसूची मैंने आपको बताया था 12, ठीक। जब मूल संविधान थी तब 8 थी, अब कितना है, 12। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं, 395 उस समय भी थी और आज समय भी 395 है, लेकिन संख्या की दृष्टि में ये 475 प्लस हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं संविधान का पहला चैप्टर यानी भाग 1 पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, भाग 1। भाग 1 में क्या लिखा है कि भारत और भारत के संघ एवं संघ के राज्य क्षेत्र। कहने का तात्पर्य कि भारत और भारत में कौन कौन से राज्य होंगे, राज्य की क्या सीमाएं होंगी, ठीक। ये सारा का सारा व्यवस्था हमारे भाग 1 संविधान का भाग 1 खोलेंगे तो आपको दिखेगा उसमें पूरा भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 3 चीजें होती हैं, क्या क्या, एक होता है राज्य, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा होता है अग्रहित क्षेत्र। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक। राज्य होता है किसी भी देश का एक छोटा सा पार्ट जिसमें उसकी कुछ अपना क्षेत्रफल होगा, वहां की कुछ जनसंख्या होगा, ठीक है ना, वो एक राज्य होता है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसा होता है जहां पे शासन प्रशासन करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रशासक के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे शासन कराया जाता है, वहां अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, ठीक। उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां के मुख्यमंत्री हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली में है ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उसको केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया कि मुख्यमंत्री का अपना विशेष पावर होता है और उस पावर का यूज कर लें तो कभी कभी यहां तक कि गृह मंत्रालय से लेके केंद्र सरकार को भी दोनों में क्या हो सकता है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। इस नाते नियम बनाया गया कि देश की राजधानी में सारे हेडक्वार्टर हैं। अब बता दीजिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में घुसने ही नहीं देंगे,
तो प्रधानमंत्री भवन में जाएंगे कैसे, दिक्कत इस बात की आ जाएगी। इसलिए दिल्ली को राजधानी क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया ताकि मुख्यमंत्री का पावर थोड़ा सा घटा सके और देश का पावर थोड़ा सा बढ़ सके। ठीक, ये होता है यूटी, इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। राज्य आप जानते ही हैं। अग्रहित क्षेत्र, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ठीक, भारत युद्ध नहीं करना चाहता था, जानता था युद्ध करेंगे तो चोट आएगी, दिक्कतें होंगी, ये जाहिर सी बात। जैसे 2 घर में हैं, 2 घरे हैं, पास पास में हैं, पड़ोस के हैं, नाली ओली बह रहा था, महामार शुरू हो गया। यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग हैं और सब ये 4 यहाँ युवा, यहाँ 10 युवा। ठीक, सब हट्टे कट्टे मुष्टंडे हैं। ठीक है ना। अब होगा क्या, ये सिंपल सी बात है कि जिस घर में संख्या ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, वो जीत हासिल करेगी। ठीक, ये जीतेगा। लेकिन ये चाहता है लड़ाई ना हो। लड़ाई इसलिए नहीं चाहता कि मान लो हम तो मारेंगे लेकिन वो भी चाह रहे हैं हाथ पैर नहीं सबको मार पाए तो 1-2 का हाथ पैर तो तोड़ेगा ही, तकलीफ होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, इसको भी। तो ये नहीं चाहता कि हम इससे भिड़े, लेकिन ये जानबूझ के चढ़ई बस इसके कुछ न कुछ लगाया रहता है। और एक दिन हो गई महामार। ठीक है ना। अब दोनों भिड़ने के बाद इस पूरे घर वालों को खूब पीटा पाटा और पूरे घर पे कब्जा किया। यहाँ के भी 3-4 लोग घायल हो गए गंभीर रूप से, दोनों हॉस्पिटल गए। ठीक, ऐसे देश में होता है। पाकिस्तान से भारत लड़ना नहीं चाह रहा है, वो बार बार कहीं सीमा पे आतंकी भेज रहा है। ठीक, कहीं पे सीज फायर करवा रहा है। इससे प्रताड़ित होकर भारत वालों ने इस पे अटैक कर दिया। किस पे, पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान को खूब मारा और यहाँ की आधी जमीन पे कब्जा भी कर लिया। भारत की सेना चली गई। अब भारत के ऊपर है, युद्ध भारत ने लड़ा है, तो भारत चाहे तो इस पूरे क्षेत्र को भारत का अंग बना दे और बता दे कि पाकिस्तान का लाहौर भारत का अभिन्न अंग है और कल वहां मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और योगी आदित्यनाथ टिकट लेके पहुंच गए चुनाव लड़ने वहां पे। ठीक है ना। इसी को कहते हैं अग्रहित क्षेत्र, मतलब युद्ध के दौरान किसी दूसरे देश की सीमा को कब्जा कर लेना। भारत के पास अभी तक ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना, एक भी क्षेत्र नहीं है। ये था, कब था, जब गोवा भारत में मिला था, 72 के आसपास तक चला था। गोवा जब तक नहीं मिला था तब तक गोवा भारत का अग्रहित क्षेत्र था कि अपना है, मुझे लेना है इसको, उसके लिए संघर्ष चल रहा था। सिक्किम भी शुरुआत में अग्रहित क्षेत्र में था, जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो अग्रहित क्षेत्र से वो बाहर हो गया। तो ये 3 प्रकार के भारत में क्या होंगे, राज्य होंगे। राज्य की परिभाषा दिया गया है, उसका एक अपना क्षेत्रफल होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है तो ये फिक्स है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ शासन करेगा। ऐसा थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ बिहार में जाके नेतागिरी करने लगेंगे। वहां के पूरा राजनीतिक जिम्मेदारी वहां का मुख्यमंत्री संभालेगा। तो राज्य की परिभाषा दिया कि उसका अपना कोई क्षेत्रफल होना चाहिए और वहां की जनसंख्या। अगर जनसंख्या ही नहीं है, बहुत क्षेत्रफल लिए हो, तुम अकेले वहां रहते हो तो क्या मतलब रह गया। आदेश करो, खुद पालन करो, करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। हॉस्पिटल खोलना हो तो अपने घर में अपने लिए खोल लो, विद्यालय खोलना हो तो किताब खोल के खुद पढ़ो और पढ़ाओ। यही रीजन है कि अंटार्कटिका में जमीनें भी है, अपना क्षेत्रफल भी है। एक देश के लिए जो जो चीज चाहिए वो सारी चीज आपको मिलेगी, लेकिन वहां रहने वाले लोग ही नहीं है, इसलिए कभी भी वो कंट्री नहीं बन पाई है। क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहां केवल साइंस वाली चीजें की जा सकती हैं, इंसान बर्फ में रह नहीं पाता। ठीक है ना। तो अपना एक क्षेत्रफल हो और वहां कुछ न कुछ जनसंख्या हो, तब वो क्या बनेगा, राज्य बनेगा। ये चीजें किसमें बताई गई, भाग 1 में। अब भाग 1 को बड़े आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आपसे पूछेगा भाग 1 में क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे कि संघ और संघ का राज्य क्षेत्र। ठीक है ना। पहला अनुच्छेद, संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। और इसी में लिखा है इंडिया डेट इज ए कार्ड भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। और दूसरी चीज इसमें एक बात और लिखी है, इंडिया डेट इज ए कार्ड भारत,
ठीक है ना। भारत का संविधान इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो पहले अनुच्छेद पे थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए संघ क्या होता है उसको जरा सा समझिएगा। राज्य दो प्रकार के होते हैं। राज्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ध्यान से देखिएगा, राज्य के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है। जैसे दोनों प्रकार को ध्यान से समझिए। अमेरिका में जो राज्य हैं, अमेरिका में टोटल 16 राज्य थे और 16 राज्यों ने आपस में मिलकर बात की और बात करने के बाद अपने को एक देश घोषित कर दिया और उसी देश का नाम अमेरिका पड़ गया, ठीक है ना। अब वो किया क्या, अगल बगल उसके जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे समझौता कर करके अपने में मिलाते गया, ठीक। और वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्य हो गए? 50 राज्य। कितने राज्य? 50 राज्य। सबसे मिलाया, सबको मिलाया अपने में और मिलाने के बाद अपना हिस्सा बना लिया। लेकिन मिलाते समय वहां का एक शर्त वहां पे था। शर्त क्या था कि जब तक तुम मुझसे संतुष्ट हो तब तक मिले रहोगे। जिस दिन तुम्हारी इच्छा मेरी विचारधारा से नहीं मिलती, तुम अमेरिका से अलग हो जाना और अपने आप को एक देश बना लेना। तो वहां अमेरिका के जितने राज्य हैं उसके पास ये अधिकार है कि अमेरिका से अलग होकर कोई भी देश अपने आप को घोषित कर सकता है, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दे उत्तर प्रदेश अब भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश एक नया देश बन गया, ठीक है ना। ऐसे ही अमेरिका के जितने राज्य हैं उन राज्यों को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि आप मेरे विचारधारा से जब तक मैच खाएगा तब तक जुड़े रहिए, जिस दिन मेरे विचारधारा से मैच नहीं खाया आप अलग हो जाइए। यहां तक की छूट मिलता है कि आप अलग से कुछ संविधान बनाना चाहें तो एक संविधान भी आप बना सकते हैं। साथ में यहाँ की नागरिकता दो नागरिकता होगी, एक राज्य की नागरिकता होगी, एक देश की नागरिकता होगी, ठीक। यहाँ दो नागरिकता। तो ये एक राज्य ऐसे भी बनते हैं। लेकिन जो भारत का राज्य है, अगर भारत के राज्यों में संविधान में लिखा कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये जो संघ शब्द है इसमें गहराई बहुत है। क्या गहराई है कि भारत के जो राज्य होंगे वो भारत के अंश बनने के बाद वो कभी भी अपने आप को एक नया देश नहीं बना सकते। भारत का अंश बनने के बाद कभी ये नहीं कह सकते कि मैं भारत के संविधान का पालन नहीं करूंगा। भारत का अंश बनने के बाद वो ये नहीं कह सकते कि भारत के तिरंगा को मैं नहीं मानूंगा, ठीक। ये सारी चीजें उनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो भारत जो है वो भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब ये है कि तुम्हें आने की आजादी है, भारत में मिलने की स्वतंत्रता है, लेकिन मिलने के बाद तुम क्या, तुम्हारी पूरी पीढ़ी चिल्लाती रह जाए लेकिन फिर भारत से तुम अलग नहीं हो पाओगे। ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए भारत ने अपने संविधान में लिख दिया कि भारत राज्यों का संघ है। इसलिए लिखा क्योंकि पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय जूनागढ़ हैदराबाद भी चिल्ला रहे थे, ऐसे कोई और राज्य न चिल्लाने लगे कि मैं एक नया देश बनूंगा, ठीक। और देश टुकड़े टुकड़े में न बटे, इसलिए भारत को राज्यों का संघ बताया गया। संघ का मतलब ये हुआ कि आप मिलेंगे लेकिन आप अलग होने का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। पहली चीज ये सारी चीजें बता दी गई थी राजा को कि ये हमारी शर्त होगी। तो भारत राज्यों का संघ। दूसरा, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। संविधान, देखिए भारत का नाम आप समय के हिसाब से आप कई, जैसे एक वक्त था कि जम्मू द्वीप, भारत खंडे, ठीक है ना। इसके अलावा इसको हिंदुस्तान भी कहा गया, आर्याव्रत भी कहा गया, ब्रह्मव्रत भी इसको कहा गया, इंडिया भी कहा गया, भारत भी कहा गया, सप्त सिंधु प्रदेश क्षेत्र भी भारत को कहा गया। भारत के तमाम नाम है। लेकिन आपसे पूछेगा कि संविधान में भारत का नाम क्या दिया है, तो संविधान में भारत का दो नाम दिया गया है, एक इंडिया और उसी को बताया गया है कि इंडिया जिसको भारत कहा जाता है। हिंदुस्तान संविधान में नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारत के संविधान में भारत का नाम दर्ज किया गया है, ठीक। हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, आर्यव्रत और तीसरा दे दिया इंडिया या भारत। तो दोनों नाम दिया गया, इंडिया भी भारत भी, ये ध्यान रखना। तो भारत के दो नाम,
इंडिया और भारत, संविधान में दो नाम जिक्र, हिंदुस्तान का ही जिक्र नहीं है, न आर्यव्रत न ब्रह्मव्रत, ये सब ध्यान रखिए। तो भारत राज्यों का संघ होगा, यानी मिलने के बाद कोई भी राज्य अलग नहीं हो पाएंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, इंडिया डेट इज ए कार्ड, भारत एक देश है, इसका नाम इंडिया है और इसी को भारत कहा जाता है, ठीक। ये अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत संघ में मिलने के लिए नए राज्य, जैसे भारत संघ में नया राज्य मिलना हो तो कैसे मिलेगा? जैसे 1 मिनट के लिए भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पास 2 क्षेत्र नहीं थे, एक गोवा का क्षेत्र, गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में, और एक सिक्किम, सिक्किम, ठीक। ये 1972 में आया, भारत का हिस्सा बना, 1975 में ये बना। अब ध्यान से देखिएगा, भारत तो आजाद 1947 ईस्वी में हो गया, लेकिन 2 क्षेत्र मैप में देखेंगे, इधर किनारे पे गोवा है, सिक्किम ऊपर वहां दिखेगा, ठीक है ना। ये भूटान और नेपाल के बीचों बीच सिक्किम है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, गोवा भारत का हिस्सा नहीं है और सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं है। अब सिक्किम के पास एक समस्याएं आती हैं कि सिक्किम ऐसी जगह बसा हुआ है जहां चाइना भी है, भारत भी है, बगल में नेपाल भी है, भूटान भी है, सबसे घिरा हुआ है, तो उसके ऊपर सबकी नजर होगी, कोई भी अटैक कर सकता है। तो चीन वालों ने उसको ऑफर दिया कि आप मेरे साथ मिल सकते हो, आपको पूरी व्यवस्था दिया जाएगा। लेकिन सिक्किम वालों को लगा यार चीन वालों का कोई भरोसा नहीं, आज क्या कह रहे हैं कल कुछ नहीं कहेंगे, चीन में मीडिया को भी स्वतंत्रता नहीं, हमारे साथ क्या हो रहा है मीडिया वाले उठा नहीं सकते, प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। तो ऐसे देश में क्या जाना, सिक्किम की इच्छा हुई कि मैं भारत में मिलना चाहता हूँ, भारत का अंश बनना चाहता हूँ, ठीक। सिक्किम को लगा मुझे भारत का अंश बनना चाहिए। अब सिक्किम को ये चीजें लगा तो सिक्किम किस प्रोसेस के द्वारा भारत का हिस्सा बनेगा, ये पूरी बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 2 में लिखी गई। नए राज्यों का निर्माण करना और प्रवेश, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कैसे कोई दूसरा क्षेत्र भारत के अंदर आ जाएगा। तीसरा चीज अनुच्छेद 3 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि जितने भी नए राज्य बनेंगे या उनके सीमा में परिवर्तन करना हो, या 2 राज्यों को जोड़कर एक तीसरा राज्य बना दिया जाए, 2 राज्यों से कोई तीसरा राज्य बना दिया जाए। जैसे ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, लगभग 402-3 यही है, 403, एक प्रोटम स्पीकर उसके लिए हो गया है, हाँ, विधानसभा, ठीक। इतनी सीटें हैं और विधानसभा के लिए कम से कम सीट कितनी होनी चाहिए? विधानसभा बनाने के लिए कम से कम 60 सीटें होना अनिवार्य होता है, यानी 60 विधायक होने चाहिए। अगर ऐसे देखा जाए तो भारत में लगभग, उत्तर प्रदेश में लगभग आराम से 3 राज्य बन जाएंगे, बन जाएगा कि नहीं? बहुत आराम से। अब भारत में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है कि वहां का मुख्यमंत्री मान लीजिए ये कहे कि मुझे प्रशासन करने में दिक्कत होती है, इतना बड़ा राज्य, पता चला ललितपुर में कोई घटना हुई, मुख्यमंत्री वहां गया है, तब से एक सूचना आ गई गाजियाबाद में, अब वहां से वहां जाने में पूरा दिन ही खत्म हो गया, पहुंच ही नहीं पाया, ठीक। तो ऐसे में होता क्या है, जब छोटे छोटे राज्य बनेंगे और उसमें एक एक मुख्यमंत्री आ जाएगा, जहां एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है वहां 3 मुख्यमंत्री काम करने लगे, तो क्या होगा, पूरे उत्तर प्रदेश पे मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी पकड़ होगी, 3-3 जिले बनेंगे, तो इससे जिलों का विकास होगा, क्षेत्रों का विकास, तो प्रशासनिक दृष्टि से शासन प्रशासन अच्छा हो सके, इस दृष्टि से राज्यों को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, देखिए कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता, तुम भी नहीं चाहोगे, अगर तुम राजा हो पूरे इलाहाबाद के, पूरे प्रयागराज के तुम राजा हो,
तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि प्रयागराज को 2 गांव के बराबर करना है, क्योंकि जब तुम प्रयागराज के राजा थे तो पूरे जिले में कहीं भी जाते थे तुम्हारा भौकाल रहता था। अब जब प्रयागराज केवल 2 बीघे का होगा तब तो केवल उतने क्षेत्र में तुम राजा रहोगे, बाहर वाले क्या जाने तुम राजा हो कि क्या हो। ठीक, तो कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कम किया जाए, वो हमेशा ज्यादा क्षेत्र में राज्य करना चाहता है। ठीक, तब तो ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री इजाजत ही नहीं करेगा कि मेरे राज्य का टुकड़े टुकड़े आप करो, तो मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद अगर चाहे, उसके मन में आ गया कि उत्तर प्रदेश के 2 प्रदेशों में बांट दो, 2 प्रदेश में बांटो उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट सकता है। यहां कितने विधायक होंगे, इधर कितने होंगे, क्या प्रोसेस होगा, इसका क्षेत्रफल कितना और कहां तक होगा, कौन सा जिला इसमें आएगा, कौन सा जिला इस प्रदेश में आएगा, ये सारा का सारा निर्णय कौन लेगा? संसद लेगी। राज्य तैयार हो चाहे न तैयार हो, उसके बावजूद संसद को लगा कि उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में बांटना चाहिए तो वो बांट देगा, मुख्यमंत्री यहाँ के तैयार हो या न तैयार हो। लेकिन उसके लिए एक विशेष चीज है, उसको ध्यान रखिए, जब कभी भी किसी राज्य को बांटना होगा तो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के संसद ये कार्य नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखना। पहले वो राष्ट्रपति का अनुमति लेगा, राष्ट्रपति इजाजत करेगा तो संसद अब स्वतंत्र है उस कार्य को करने के लिए। लेकिन संसद बांटने से पहले एक पत्र लिख के उस राज्य, संबंधित राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश को बांटना है तो उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास एक पत्र भेजेगा और ये बताएगा कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश का 2 टुकड़ा करने वाला हूं और 2 अलग अलग प्रदेश बनने वाला है। सन 2000 में हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था उत्तराखंड, 13 जिलों को काट दिया गया उत्तर प्रदेश से, कौन बन गया? उत्तराखंड। ऐसे ही झारखंड एक राज्य बना है, बिहार का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र लेके एक नया राज्य बना दिया गया, क्या? झारखंड। जब पहली बार राज्य बने थे, वो राज्यों की जो कल्पना आई थी 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। क्या आया था? ध्यान से समझिए, सब क्वेश्चन पूछता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये आयोग आया था 1956 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। क्या थे? फजल अली। और इस आधार पे इन्होंने पहली बार भाषा के आधार पे राज्य चुना गया, उस राज्य का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे, इसका मतलब क्या होता है सर कि एक ही भाषा, जैसे जहां भोजपुरी बोलने वाले हैं, सभी भोजपुरी वाले को क्षेत्र को एक करके बता दिया, एक राज्य ये हो गया। और जैसे ही आगे बढ़े तो खड़ी बोली वाले को एक कर दिया, ब्रज भाषा वाले को एक कर दिया, तेलुगु भाषा को एक कर दिया, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा वाले को एक कर दिया। लेकिन जब देश अपना बना था तो उस समय ये सिफारिश आई थी कि भाषा के आधार पे देश मत बांटना, नहीं तो एक दिन देश के टुकड़े होने संभव होंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी वाले एक रहेंगे तो इंग्लिश वाले से नफरत करेंगे, इंग्लिश वाले का मजाक उड़ाएंगे। तुम 10 लोग हिंदी बोलने वाले हो, एक आ गया तेलुगु बोलना शुरू कर दिया, तुम लोग बत्तीसी दिखाने लगोगे, हुआ कैसा बोलत है, ठीक है ना, उसकी अपनी भाषा है, वो बोल रहा है, तुम मजाक उड़ाओगे। और जब तुम 10 तेलुगु के बीच में तुम हिंदी बोलने जाओगे तो वो मजाक उड़ाएगा, ये कैसा बोल रहा है। इससे क्या होगा? अपने ही लोगों में विकृति आएगी, एक दूसरे से दूरी वाली भावना आएगी। ठीक, अगर भाषा के आधार पे बदला, एक ही राज्य में रहेंगे तो एक दूसरे की भाषा सीखते रहेंगे, अपनापन बना रहेगा। ठीक, इसीलिए मना किया गया। लेकिन एक व्यक्ति थे, वो भूख हड़ताल कर दिए, बैठ गए आंदोलन पे आंध्र प्रदेश के, 60 दिन तक कुछ खाए ही नहीं, कहे भाषा के आधार पे हमें राज्य चाहिए, और 60 दिन बाद फाइनल हो गए। और जब फाइनल हो गए तो देश के सरकार के ऊपर दबाव आई, बवाल बढ़ा, अंत में नेहरू को झुकना पड़ा, और झुकने के बाद भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, टोटल भाषा के आधार पे 14 राज्य बनाए गए थे, उसमें से पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जब देश में राज्य बने तो जब पहली बार भारत देश आया तो 14-15 राज्य थे, इससे ज्यादा नहीं।
धीरे धीरे प्रशासन अच्छा हो, देश का विकास हो सके, लोग क्रिएटिव हो सके, अपने देश को विकसित श्रेणी में ले आए, अपने देश को तरक्की के राह पे ले जाएं, तो धीरे धीरे 14 बड़े बड़े राज्य थे, खूब बड़े बड़े, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे राज्य बनाते बनाते वर्तमान की स्थिति है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश? क्या 29? देखो अभी ये पुराने आंकड़े में जी रही है, गधी नहीं तो। जम्मू कश्मीर राज्य था तो 29 राज्य थे, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो अब 28 राज्य की गणना होगी, ठीक है ना। पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक जम्मू कश्मीर बन गया और लद्दाख आ गया, एक वो पहले से यूटी था, लेकिन एक यूटी से 2 बनाए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 बने। तो अब पहले कितने थे? 7, 2 बन गए तो 9 हुआ। बाद में दमन दीव को क्या किया गया? 1 कर दिया गया, तो एक संख्या उधर कम हो गई तो 8 हो गए, ठीक। वर्तमान की स्थिति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने देश में है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फजल अली आयोग मैंने बता दिया। अब आप 1953, अच्छा 53 है, और 53 अगर 1953 है राज्य पुनर्गठन आयोग, तो 56 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पे बना था, वो देख लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, तो आपको ये क्लियर हो गया कि कभी भी कोई भी राज्य का अगर 2 पार्ट करना हो, ठीक, अगर 2 भाग करना हो या 3 भाग या 4 भाग, तो ये करने का पावर किसके पास है? संसद। और संसद ये काम करने से पहले इजाजत किससे लेगी? राष्ट्रपति। अब इजाजत लेने के बाद संसद ये काम करने शुरू करने से पहले संबंधित राज्य को एक अधिसूचना जारी करेगी। अब अधिसूचना से सामने वाला राज्य तैयार हो या न तैयार हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे सन 2014 में एक तेलंगाना राज्य बना, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होके। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते रहे मैं नहीं चाहता अलग हो, लेकिन फिर भी संसद ने बना दिया, काट के अलग कर दिया, एक को तेलंगाना बना दिया, एक को आंध्र प्रदेश कर दिया। पहले ये दोनों एक राज्य थे, सन 2014 की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे ही संसद के पास ये पावर है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि संसद ये काम करेगा तो पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए कि 2/3 से, कि साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए? किस बहुमत से पारित करेगा कि ये काम होगा, नए राज्य बनाए जाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि नए राज्य बनाने के लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत होगी। साधारण बहुमत मतलब आधे से एक ज्यादा, सिंपल सी बात। अगर इतना बहुमत मिला तो उत्तर प्रदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। ये काम होगा। अब काम क्या क्या होगा? सीमा में परिवर्तन, उत्तर प्रदेश की सीमा घटा के भारत उसको झारखंड या उत्तराखंड की सीमा बढ़ा दे। जैसे 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेता हूं, ये अपना मान लेते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश है, यहां उत्तराखंड है। ये उत्तर प्रदेश, यहां पे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का शासन चलेगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का शासन चलेगा। इस वाले पोर्शन को अगर देखा जाए, ये वाला, इसको संसद चाहे तो काट के कह दे आज से उत्तराखंड इतना होगा, तब उत्तर प्रदेश केवल इतने पे राज्य करेगा। ये भी पावर है, किसके पास है? संसद के पास। उसके सीमा को कम कर सकता है, उसको 2 भागों में बांट सकता है, उसकी सीमा को बढ़ा भी सकता है कि अब ये राज्य इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा माना जाएगा। तो ये सारा पावर संसद के पास है। ये चीज आर्टिकल 2 में कहा गया। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया? ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 3 का हिस्सा है। 2 में जो था वो दूसरे राज्यों को भारत में कैसे मिलाया जाए, ये बात कही गई थी, ठीक है ना। तीसरे अनुच्छेद में था कि अपने ही राज्यों को कैसे काट के 2 भागों में करेंगे, उनके सीमा में परिवर्तन करेंगे, ठीक, या उनके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। अनुच्छेद 3 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 थोड़ा सा गंभीर तरीके से, गंभीरता से समझिएगा। दरअसल संविधान में एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 368। क्या नाम है?
आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान में जो भी संविधान का हिस्सा है उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से समय बदलता रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना प्रियांशु, इधर ध्यान देना। तो किसी भी पार्ट में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, अब दिक्कत क्या हुई, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें बंगाल को मैंने बताया था, ध्यान से समझिएगा, बंगाल है, ठीक है ना, क्या है, बंगाल। ये जो बंगाल है, ये बंगाल मैंने बताया था कि बांग्लादेश, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल, ये पूरा मिला के क्या था, बंगाल था। लेकिन जब देश बटा तो दो भागों में बटा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी भारत। ठीक, अब बंटवारा क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपना मान लेते हैं, अपना भारत देश इधर है, ठीक है ना, तो इस क्षेत्र वाले को पाकिस्तान कह दिया गया और यहां जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है इसको पाकिस्तान कहा गया। ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। ठीक है ना, अब देश के आगे भी पाकिस्तान, पीछे भी पाकिस्तान, ठीक है ना, और बीच में क्या था, भारत। ऐसे अपना देश बांटा गया और इसको बांटने वाले जो आए थे उनका नाम था रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। ठीक, अब रेड क्लिफ वालों को, रेड क्लिफ जो व्यक्ति था जिसने ये लाइन खींची थी, वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र से परिचित नहीं था। उसने बीच में ऐसे रेखा बना दिया, कहा ये चलो बांग्लादेश हो गया। ठीक, अब हुआ क्या, पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा क्षेत्र है, इसको कहते हैं बेड़ूवादी। बेड़ूवादी, क्या नाम है, बेड़ूवादी। बेड़ूवादी एक जगह है और इसी का नाम पड़ गया बेड़ूवादी केस। ठीक है ना, बेड़ूवादी जो था, ये इस जगह में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। मुसलमानों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। यही रीजन है कि पाकिस्तान बार बार चिल्लाता था, ये मेरा, उस समय ये पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था। पाकिस्तान बार बार चिल्लाता था ये मेरी जगह है, यहाँ मुसलमानों का क्या है, ज्यादा संख्या है। ठीक, लेकिन यहाँ के मुसलमान चाहते थे कि मैं भारत के साथ ही रहूं। क्यों, क्योंकि उनका पूरा उद्योग और व्यापार वही रहता था। ठीक, तो वो चाहते थे मैं यहीं पे रहूं। जैसे तुम भी कहीं नौकरी करने जाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य रहेगा किराए के मकान से अपना पर्सनल मकान बना ले। ठीक, और फिर गांव में हल्ला करेंगे कि जो है 7-8 फ्लैट खरीद लिए हैं मुंबई में, तो यही चीज होता है। तो अब यहाँ के लोगों के मन में आया कि ये क्षेत्र मेरा है, लेकिन वहां के जो लोग थे वो चाहते थे कि मैं भारत के साथ मिला रहूं, क्योंकि वो व्यापार की दृष्टि से भारत ज्यादा बेहतरीन था। ठीक है ना, जैसे बंटवारा अगर होगा, 1 मिनट के लिए 20 से बंटवारा होना शुरू हो जाएगा, तो आप सबसे पहले जब बंटवारा होगा आपसे पूछा जाएगा इलाहाबाद में रहोगे डिघिया में, भले डिघिया में रहते कहे ना ना गांव में नहीं शहर में चलेंगे, भले एक ही कमरा मिले। ठीक, इलाहाबाद पहले चूज करोगे। ठीक, और तुम्हारे पिताजी दादाजी से पूछा जाएगा तो वो इलाहाबाद मिलेगा तो लात मार के घर गांव चले आएंगे, क्योंकि वो जीवन भर यही रहे, शहर में रह नहीं पाएंगे। ठीक, तो हुआ क्या, यहाँ के लोग तो भारत में चाहते थे, लेकिन भारत में न मिलने के यहाँ पाकिस्तान के लोग डिमांड करने लगे। उस समय नेहरू जी भारत के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। एक समझौता हुआ 1955 ईस्वी में, पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता हुआ, वो बेड़ूवादी केस के तहत समझौता हुआ। ये समझौता क्या था, ये समझौता ये था कि भारत, शुरुआत में भारत अपने आप को बड़ा नैतिकता वाला दिखा रहा था, मतलब पूरे धरती पे मुझसे बड़ा नैतिकता किसी के अंदर होगा नहीं। यही रीजन है कि नेहरू जी ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई। जैसे नारा दिया 4 साल बाद चीन वालों ने उठा उठा के सटका, तब पता चला ये भाई नहीं दुश्मन है। ठीक है ना, तो भारत अहिंसा के नीति पे चली थी। ये लगता था कि भारत आजादी के बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सब गांधी जी पैदा होंगे। ठीक, अब ये अलग बात हो गई कि एक से बढ़कर एक कसाब पैदा हो गए हैं। ठीक है ना, वो समय और परिस्थिति तय करता है। तो भारत के लोगों के मन में आया कि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है, हमारा छोटा भाई है, एक छोटे से देश की मांग कर रहा है कि ये क्षेत्र मेरा है। वैसे भी हैदराबाद को छीन लिया, जूनागढ़ छीन लिया, इधर जम्मू कश्मीर छीन लिया, इसके लिए बेचारा लड़ रहा है, इसको भी लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा।
दे दो इसको। और नेहरू जी ने ये तय किया कि बेड़ू वाला क्षेत्र जो होगा, ये क्षेत्र हम पाकिस्तान को पूरा का पूरा दे देंगे। ठीक, पाकिस्तान को क्या कर देंगे, दे देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान को ये क्षेत्र देने की बात आई तो एक अनुच्छेद कहता है 143, आर्टिकल 143 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। जैसे किसी कार्य में उसकी खोपड़ी काम नहीं कर रही है, मतलब अपना विवेक एक्टिव नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये चीजें कह सकता है। क्या कह सकता है कि क्या मैं ये कार्य कैसे करूं, आपकी सलाह क्या है। तो उस समय आर्टिकल 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह लिया। क्या सलाह लिया कि हम दूसरे राज्य क्षेत्र को अपने में प्रवेश कर सकते हैं। तो क्या अपने क्षेत्र का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पूछ रहा है कि दूसरे देश के क्षेत्र को भारत में मिलाने का नियम है संविधान में, तो क्या हम अपने देश की सीमा को किसी दूसरे देश में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने देश की जमीन दूसरे देश को दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दो सलाह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सलाह दिया कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में जो लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि भारत क्षेत्र के राज्य सीमा में परिवर्तन, भारत क्षेत्र के राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। कहीं भी संविधान में देश की सीमा में परिवर्तन नहीं लिखा गया। अगर देश की सीमा में परिवर्तन लिखा होता तो अपने देश की जमीनें आप दूसरे को दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दे सकते। लेकिन भाईचारा निभाना है तो देना तो पड़ेगा। अब कैसे दें? तो दूसरा उन्होंने ऑप्शन पूछा कि मैं पाकिस्तान को ये चीजें देना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया। सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है वो सलाह दे चाहे न दे, और राष्ट्रपति का फर्ज बनता है माने चाहे न माने, लेकिन सलाह लेने जाएगा। जैसे तुम लोग अपने पिता से सलाह लेते हो लेकिन करते अपने मन का हो, ठीक है ना, वैसे है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने दो सलाह और दिया। क्या? या तो आप आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर दीजिए संविधान में, और संशोधन करके ये लिख दीजिए कि भारत की सीमा में परिवर्तन होना संभव है, तब तो आप देश की कोई भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। ये संशोधन कर दीजिए। दूसरा आपके आप पास ऑप्शन ये है कि आप एक नया अनुच्छेद बनाएं, एक नया संशोधन नए तरीके से बनाएं, और जो क्षेत्र आपको देना हो उसके लिए एक संविधान संशोधन करें और तब क्षेत्र को क्या करें, वापस दें, किसी दूसरे को दें। यानी पहला कहा संविधान संशोधन करके, दूसरा कहा 368 के तहत संशोधन करके। अब नेहरू जी के दिमाग में आया, यार आज मैं दे रहा हूं, कल दूसरा प्रधानमंत्री आएगा वो भी भारत का कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। तो इससे देश में ऐसा आएगा कि अपने हिसाब से लोग देश को बेचना शुरू कर देंगे। ठीक, इसीलिए नेहरू जी ने 368 के तहत कोई संशोधन नहीं किया, बल्कि संविधान संशोधन किया। और संविधान संशोधन किया, संशोधन करने के बाद उन्होंने बेड़ू वाले क्षेत्र को पाकिस्तान को देने की बात लिखी, और फिर बेड़ू वाला क्षेत्र किसमें चला गया? आज के बांग्लादेश में, उस समय के पाकिस्तान में चला गया। ठीक है ना, ये गया। अब आपसे कहेगा कि आर्टिकल 4 में क्या है, तो ध्यान से समझना। जो 2 और 3 में संशोधन हुआ है, वो संशोधन संविधान में 368 के तहत होता है, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई संशोधन करना होगा तो वो संशोधन अनुच्छेद 4 के तहत होगा। बात समझ में आया कि नहीं? संविधान में कहीं भी संशोधन करना होगा तो 368 से होगा, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद 4 में जो विधि लिखी गई है उसी विधि के आधार पे अनुच्छेद 2 और 3 में क्या होगा? संशोधन होगा। ये था अपना भाग 1, और भाग 1 में भारत के राज्य क्षेत्र, उसकी सीमा, सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, सीमा में बढ़ोतरी, ये सारी चीजें भाग 1 में लिखी गई थी। ठीक है ना। अब आएगा भाग 2, और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता।
थोड़ा सा नागरिकता के बारे में देखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इतनी बात क्लियर हुआ, भाग 1 क्लियर है ना। क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, ध्यान से सुनिए समझिएगा। अभी लास्ट में सबसे क्वेश्चन जितना पढ़ा रहा हूं उसमें से पूरा क्वेश्चन मैं करूंगा, और जो नहीं बता पाया वो समझ जाऊंगा वो पढ़ नहीं रहा था, सो रहा था। ध्यान से देखिएगा। अब आया भाग 2, और भाग 2 है नागरिकता। क्या है? नागरिकता, ठीक है ना। और इसमें आर्टिकल चलता है 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक। किसी भी देश में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी देश में उस देश की पहचान वहां के नागरिकों से होती है, और नागरिक की पहचान उसकी नागरिकता से कि मैं इस देश का निवासी हूं, ठीक। अगर आपको किसी देश की नागरिकता मिल गई तो नागरिकता मिलने से ये थोड़ी ना हुआ कि बहुत 2-4 करोड़ रुपए तुम्हें मिल गए। नागरिकता मिलने का तात्पर्य यह है कि आपको अधिकार मिला। किस चीज का अधिकार? किसी भी नेता के खिलाफ बोलने का अधिकार मिल गया आपको, नौकरी पाने का अधिकार मिल गया आपको, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, डीएम, एसडीएम, सीएम, प्रधानमंत्री, जितने भी संवैधानिक पद हैं उस पद पे बैठने का अधिकार आपको मिल गया। और भारत सरकार की या राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजना का लाभ भी आपको मिल गया, ठीक है ना। तो ये भारत के नागरिक होने का पहचान होता है, और नागरिकता किसी देश के लिए सबसे बड़ी पॉइंट होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब नागरिकता के बारे में देखिए। नागरिकता मतलब आपकी पहचान कि आप इस देश के नागरिकता है। नागरिकता 2 तरीके से होती है, ठीक। एक होता है एकल नागरिकता, नीला वाला नहीं चल रहा। एक होता है एकल नागरिकता और दूसरा होता है दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता और दूसरा है दोहरी नागरिकता, ठीक। जैसे ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट के लिए हम अमेरिका को लेते हैं। अभी मैंने बताया अमेरिका का कोई भी राज्य इतना स्वतंत्र होता है कि अपने आप को वो स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे राज्य की अपनी 1 मिनट के लिए मान लेता हूं अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। क्या नाम है? अलास्का। अलास्का का जो अलास्का में रहने वाला व्यक्ति होगा वो पहली चीज तो अलास्का की नागरिकता लेगा, दूसरी चीज अमेरिका की नागरिकता लेगा, 2 नागरिकता। अब यहां पे जब भी अमेरिका केंद्र सरकार के पास जाएगा, किसी दूसरे देश में जाना है, तो पहले सरकार, वहां के लोग पहले वो अपने संबंधित राज्य की नागरिकता दिखाओ। राज्य वाली नागरिकता दिखेगी तभी आप अमेरिका के नागरिक पाए जाएंगे, नहीं तो आप अमेरिका के नागरिकता नहीं बन सकते। राज्य की नागरिकता दिखाए तब आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। अगर भविष्य में अलास्का अमेरिका से अलग हो गया तो ऑटोमेटिक अमेरिका की यहाँ के जितने लोग हैं उनकी अमेरिका किससे क्या हो जाएगी? नागरिकता खत्म, केवल एक नागरिकता रहेगी। तो अमेरिका में 2 प्रकार की, राज्य की अलग नागरिकता होती है, सरकार यानी केंद्र सरकार देश लेवल की अलग, लेकिन भारत में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब यह हुआ कि भारत में केवल आपको एक बार नागरिक बने, आपको राज्य की नागरिकता लेने का कोई अधिकार नहीं, मतलब वो सिस्टम ही नहीं है। एक नागरिकता मिल गया, एक ही वोटर आईडी से आप केंद्र सरकार वाले चुनाव में भी वोट डालेंगे, राज्य सरकार वाले चुनाव में, और वहां राज्य के लिए अलग निर्वाचन, केंद्र के लिए अलग होता है, दोनों नागरिकता अलग होती है। नागरिकता की सबसे बड़ी पहचान कि आपको वोट देने का अधिकार मिल गया तो मान लेना कि आप इस देश के नागरिक हो, और नहीं भी हो अगर तुम वोट दे रहे हो तो तुम इस देश के नागरिक माने जाओगे, ठीक है ना। नागरिकता की सबसे बड़ी पहचान वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। पहली चीज कि भारत में जो नागरिकता है वो नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, नागरिकता वाला जब कानून बना तो देखिए उस समय जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत की परिस्थिति सही नहीं थी। उस समय नागरिक किसको बनाया जाए किसको न बनाया जाए इसमें बड़ा दुविधा था। क्यों? जैसे एक कहा जन्म के आधार पे नागरिकता, उस समय 1946 की घटना बता रहा हूं, जन्म के आधार मतलब जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक होगा। अब इसमें विकृति क्या आई जरा सुनिएगा।
विकृतियां यहां कहां से पैदा हुई उसको समझिए। एक भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के इतने पार्ट पे, जिसको पीओके कहते हैं, इस पे राज्य है पाकिस्तान का। और जम्मू कश्मीर जो है इसमें धारा 370 थी, अब नहीं है। ठीक। और धारा 370 इतना इसको अधिकार देता था कि आप भारत के संविधान को माने या न माने, अपना अलग संविधान बनाए, अपना अलग ध्वज बनाए, सेम ऐसे जैसे अमेरिका के राज्य होते। ठीक। तो अब यहां पे पाकिस्तान का कौन आएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये यहां का मुख्यमंत्री तय करेगा, भारत सरकार नहीं तय करेगा। अब इससे समस्या हुई क्या कि यहां पे पाकिस्तान के लोग जो है 7-7, 8-8 बीवी रखते थे और 7-7, 8-8 बीवी को प्रेग्नेंट करके भारत में भेज देते थे। अब वो भारत में आती थी, बच्चा पैदा करती थी, और यही बच्चा धीरे धीरे बम बारूद फेंकते फेंकते गुटका छाप होते होते आतंकवादी बन जाता था। और जहां मन होता था दिवाली के बम की तरह वहां पे बम फेंकता था, भारत की सेना के ऊपर चप्पल मारता था, जूता फेंकता था। ठीक। और भारत जम्मू कश्मीर में आ गया तो भारत को अपनी नागरिकता देनी पड़ेगी। भाई जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ और नियम क्या है? जन्म के आधार पे भारत में पैदा होने वाला भारत का नागरिक। कोई भी अंग्रेज आ रहे हैं भारत में, घूमने आए ताजमहल में, तब से पता चला उसकी वाइफ को बेबी हुआ, उसको भारत की नागरिकता मिल गई। और बड़ा हुआ इंग्लैंड में रहने लगा, भारत से नफरत करने लगा, लेकिन भारत की नागरिकता पा गया है तो उसका अधिकार है कि भारत में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, संविधान में संशोधन करके ये कह सकता है कि आज से पूरे भारत पे इंग्लैंड का अधिकार होगा। इससे विकृतियां उत्पन्न होती। तो जन्म के आधार पे जो नागरिकता, शुरू में हमने कह दिया जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक। फिर समझ में आया विदेश के लोग जो यहाँ अंग्रेज आके टिके हुए हैं वो भी तो बच्चे पैदा करेंगे, उनका भी बच्चा भारत का नागरिक होगा। या कोई भारत में घूमने आया आतंकवादी ही लेके चला आया, जो है घूमने टहलने का पासपोर्ट वीजा लेके, यहाँ कोई बच्चा हो गया उसको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। तो ये नागरिकता क्या किया गया? जन्म के आधार की नागरिकता को समाप्त किया गया। अब एक नया नियम आया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये नियम बनता था हर 2-2, 4-4, 6-6 महीने। अब नया नियम आया, कम से कम 6 महीने भारत का नागरिक रहा हो। इन सब चीजों से पूछेगा नहीं, ये जब देश बना था तब की नागरिकता मैं बता रहा हूं। कम से कम जो 6 महीने भारत में रहा हो उसको नागरिकता दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। ठीक। तो 6 महीने रहने वाला, भाई भारत का रहने वाला ही 6 महीने भारत रहेगा। ठीक। इसके अलावा फिर नियम बनाया गया पाकिस्तान से भारत आने की नागरिकता। बहुत सारे लोग जब बंटवारा हुआ तो चुड़कई में चले गए पाकिस्तान, और जब मार खाए वहां 2-3 पड़ाका पाए तब समझ में आया ये देश बड़ा गंदा है यार। रात में निकले थे, मोबाइल छीन के पीट पाट दिया कायदे से, तब समझ में आया ये तो डाकुओं का देश है यार ये पाकिस्तान। निकल के दौड़ आए भारत के पास, भैया गलती हो गई, हम यहीं रहना चाहते हैं। तो अब भारत की जिम्मेदारी है कि भारत के लोग जो पाकिस्तान खुश होके दौड़ दौड़ के लपर लपर करके गए थे पाकिस्तान और वहां से मार खा के आए हैं, तो उनको भी नागरिकता भारत को देनी चाहिए। ठीक है ना। तो भारत उनको कैसे नागरिकता देगा, उनका नियम। अब उनके मम्मी या पापा भारत के होने चाहिए, तब उनको नागरिकता मिलेगी। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि लाला हरदयाल टाइप के लोग 2-4, 10 नहीं थे, सैकड़ों लोग थे जो सेंट फ्रांसिस्को में बैठ के वहां पे गदर पार्टी बना बना के हिंदुस्तान में गदर मचाए हुए थे। ठीक है ना। अब वो लोग ये कहने लगे कि साला पूरा जीवन खपा दिया भारत की आजादी में, और मैं 4 साल से सेंट फ्रांसिस्को में आके बस गया और मेरा बेटा यहीं पैदा हुआ, तो मेरे बेटे को इस देश की नागरिकता ही नहीं मिलेगी। ये कौन सी बात हुई? मैंने अपना जीवन खपाया। अब ये अलग बात थी, वहां भारत रहता तो अंग्रेज पीटते, इसलिए दूसरे देश में मैं था। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता मिलनी चाहिए, तो उनको, उनके लिए भी नागरिकता की व्यवस्था की गई। जो भारत से बाहर चले गए हैं और उनके जो बच्चे हैं वो कम से कम भारत में आए, और भारत में आने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने पिता का डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो भारत के नागरिक हैं। पिता नहीं है तो दादाजी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है ना। ये नागरिकता।
मैंने क्या बताया, पाकिस्तान से भारत आने की नागरिकता, अब भारत से पाकिस्तान जाने की नागरिकता, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे हिंदू लोग थे, उनको लगा कि पाकिस्तान में रहूंगा तो मुसलमान ज्यादा हैं, प्रताड़ित करेंगे, वो पाकिस्तान से भारत चले आए, उनको नागरिक बना दिया गया। और बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, जैसे भारत के मुसलमान कहाँ गए, पाकिस्तान, उनको लगा इस्लाम इस्लाम सब एक जगह रहेंगे, मिलके पूजा पाठ कुरान पढ़ेंगे और रात और दिन में बम फोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या कि वहां जाते वक्त जब गए तो वहां पे कोई रोजगार नहीं, और जब पैसा ना, देखो अगर तुम्हारा पेट भरा है, खूब चाप के खाए हो, तब तुम्हें खूब राजनीति समझ में आएगी कि यार मोदी गड़बड़ है, देश बेच रहा है, राष्ट्रीयकरण कर रहा है, फलाना ढिमाका, अखिलेश नहीं सही, वो नहीं सही, ये नहीं सही, पुतला फूको, ये करो वो करो। अब भूखे हो, एक रोटी के लिए तड़प रहे हो और लग रहा है प्राण निकल जाएगी, और कोई आके कहेगा उज्जवल रमण को वोट दोगे कि नीरज त्रिपाठी को, कहोगे दोनों गए तेल लेने, पहले 2 रोटी खिलाओ तब आगे देखेंगे वोट देने लायक हैं कि नहीं है। तो कभी भी भूखे पेटों से आंदोलन नहीं किया जाता, ठीक। धर्म को लेके गए थे कि हम सब इस्लाम वाले एक होंगे, एक साथ कुरान पढ़ेंगे, 5 नमाजी होगी, जुमा के दिन खूब अच्छा फेस्टिवल मनाया जाएगा, क्या बेहतरीन अपनी कंट्री होगी। जब गए तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं है, वहां पे न रोजगार है न कुछ। अब ये बताओ सभी गरीब हैं तो कौन मजदूरी किससे कराएगा, मजदूरी तक के लिए कुछ नहीं है, ठीक। पान का दुकान खोल के बैठे हैं, अमरूद खा के पान बना लिए हैं, ठीक है ना, कुछ बिक ही नहीं रहा है। उनको लगा यार यहाँ रहना मुश्किल होगा, वो बेचारे छोड़ छोड़ के, महात्मा गांधी दयालु व्यक्ति बोल दिए पाकिस्तान के मुसलमान आना चाहे तो भारत में आ सकते हैं, वो सभी पाकिस्तान से भारत आ गए। अब उनको भी भारत को नागरिकता देनी पड़ी, वो नागरिकता दे दिए, ठीक। सब कुछ हुआ, होने के बाद धीरे धीरे ये बढ़ा कब, 1986 ईस्वी में, फिर आगे आया 1992 में आया था कि नहीं ध्यान नहीं है, 2003 में, 2005 में, ठीक है ना। सबसे लेटेस्ट वाला 2005 है, और 2005 वाला आपसे पूछेगा, ठीक, भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, इसको ध्यान करना। ये तो बैकग्राउंड बताया कि जब देश आजाद हुआ तो आनंद फानंद में 15 अनुच्छेद लागू किए गए नागरिकता वाले, इसीलिए संविधान लागू हुआ 26 नवंबर के दिन, पूर्णतया लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, ठीक। ये आनंद फानंद में नियम बना दिए गए, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, किसको नागरिक बनाए किसको न बनाए, ये सारी चीजें। लेकिन अब का क्या नियम है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो अब का नियम ध्यान से देखिएगा, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पे, देशीकरण क्या होता है ध्यान से देखिए। ये देशीकरण पहली बार था जन्म के आधार पे, जन्म लेने वाला भारत का नागरिक। फिर बवाल शुरू हुआ कि विदेश से कोई आया, बच्चा पैदा कर दिया तो क्या होगा। एक लोग संसद में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर से उड़ा और भारत की भूमि पे ऊपर उड़ रहा है और बच्चा पैदा हो गया, तो नागरिकता किस देश की मिलेगी, जहां के उसके मम्मी पापा हैं कि जिस देश में वो उड़ रहा है, ठीक। भारत में पैदा कहाँ हो, भारत में तो उड़ रहा था, तो अब नागरिकता किसको देंगे। मैटर फंसाने वाले बहुत रहते हैं जो कुतर्क करते हैं। अब मैटर फंसा कि कोई भी भारत में पैदा हो गया तो नागरिक, कहे नहीं यार ये तो गड़बड़ हो है। इसको तुरंत 1986 ईस्वी में चेंज किया गया, और चेंज करके कहा गया कि उसके या माता या पिता, माता या पिता दो में से कोई एक भारत का होना जरूरी है। माता या पिता दो में से एक भारत का होना जरूरी है, ठीक। अब इस पे धीरे धीरे आगे फिर बवाल उठेगा, कैसे। मान लो जम्मू कश्मीर के पुरुष बहुत हैंडसम होते हैं, ठीक, और वो भारत के किसी भी क्षेत्र की महिलाओं को देखे, पसंद किए, और पसंद करने के बाद उन दोनों की शादी हुई, एक बच्चा पैदा हुआ नन्हा मुन्ना, और जो व्यक्ति शादी किया वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता लिया था, बाद में पाकिस्तान का नागरिकता ले लिया, अब वो सभी पाकिस्तान के हो गए। लेकिन माँ भारतीय है, अगर माँ भारतीय है तो नियम कहता है पिता या माता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय है तो बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। माता जी भारतीय हैं, इस नन्हे मुन्ने को भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन इसका जो खोपड़ी था इसके पिताजी के द्वारा संचालित किया जाता था,
पिताजी नंबर 1 के आतंकवादी निकल गए, पूरा आतंकवादी गुड़ दे दिए और ये भारत का नागरिकता पा गया, खूब बम उम भरा, पैंट शर्ट में बांध लिया, बैग वोग टांग के दिल्ली मुंबई पे टहल रहा है, जहां मन हो रहा है वहां बम फेंक रहा है ये, ठीक है ना। तो ये विकृतियां आई। अब फिर परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन में ये कहा गया कि मूल रूप से पिता का होना जरूरी है, माता हो चाहे ना हो, मतलब पिता के आधार पे वंश चलता है, तो पिता भारत का होना चाहिए, माता भारत की हो चाहे ना हो, तभी भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे ये काम किया गया, ये मातृशक्तियां भड़क गई कि संविधान में लिखा है धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पे कोई भी भेद नहीं होगा, मेरा मौलिक अधिकार है। और संविधान ही देखो माता को हटा दिया, केवल पिता ही पिता कर दिया, ठीक है ना। अब मैटर फिर फंसा, अब फिर नया नियम बना। अब नियम जो बना वो नियम ये है कि पिता माता दोनों का होना आवश्यक है, ठीक है ना। तीसरी चीज, उनका वैलिड होना आवश्यक है, वैलिड, ठीक। जैसे 1 मिनट के लिए, ये अभी आगे बता दूंगा, चलो। पिता और माता दोनों भारतीय हैं और उनकी कोख से जन्म लेने वाला बालक भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये चीज, ये आपका देशीकरण, वो जन्म के आधार पे नागरिकता, इसको कहते हैं जन्म के आधार पे नागरिकता, ठीक है ना। दूसरा आता है देशीकरण। देशीकरण क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। देशीकरण वो होता है, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका के हैं, ठीक, भारत में आए नौकरी करने। अब भारत इतना अच्छा देश लगने लगा, ठीक, इतना अच्छा देश। देखिए 2-3 छोटी बातें हैं, जैसे आप यंग अवस्था में, युवा अवस्था में हैं, ठीक, तो आप अमेरिका को ज्यादा पसंद करेंगे। अमेरिका को पसंद करने के रीजन क्या है, क्योंकि अमेरिका में किसी भी चीज के लिए पाबंदी नहीं है, ठीक। 10 साल का लड़का भी अपने बीएफ जीएफ के साथ घूम सकता है, माता पिता बोल नहीं सकते, रोक टोक नहीं लगा सकते कोई भी, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी उम्र में शारीरिक संबंध बनाना आसान बात है, और होता भी है। उससे जो बच्चे पैदा होते हैं, गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेके उनकी शिक्षा दीक्षा गवर्नमेंट कराता है। आप अमेरिका जाओगे तो सेंट करके वहां पे कॉलेज चलते हैं, ठीक, जैसे हमारे यहाँ भी चलते हैं सेंट जोसेफ, ठीक, सेंट मैरी, ये सर्वप्रथम अमेरिका में चला था। और अमेरिका में आपको पता नहीं होगा, न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को नहीं जानते। शादी से पहले उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वहां की शादी 2-3 साल चलती है, और जिसकी शादी 26 साल तक चल गई, 20 साल तक चल गई, अगल बगल का पूरा क्षेत्र बधाई देने आता। 20 साल से दोनों हस्बैंड वाइफ, नहीं तो 2-3 साल में दोनों का तलाक, फिर नई शादी होती है। एक आदमी कई शादियां करता है वहां, ठीक है ना। तो वहां का ये नियम है, वहां इससे फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे होंगे वो बच्चे सेंट मैरी, सेंट जोसेफ नाम के विद्यालय में पढ़ेंगे, और वहां के टीचर को गुरुजी, सर जी, आचार्य जी, फलाना जी, ढिमाका जी नहीं कहा जाएगा। वहां मदर से चलता है, फादर से चलता है, ठीक, सिस्टर चलता है। ईसाई वाले स्कूल में कभी भी टीचर और सर नहीं चलता, फादर, सिस्टर, मदर। क्यों कहा जाता है? ताकि ऐसे बच्चे जिनको अपने मम्मी पापा का ज्ञान ही नहीं है, वो अपने स्कूल में रहेंगे, अपने टीचर को फादर, मदर, सिस्टर कहेंगे, तो उनको भी माता पिता का प्यार मिलेगा, इसलिए बनाया गया है। और हमारे यहाँ बच्चा आया, एक बगल वाला कहा आचार्य जी ने होमवर्क दिया, इतने में अरे भैया ये तो विशुद्ध हिंदी का बाबू हो गया, ठीक। दूसरा कह रहा है हमारे सर ने दिया, तीसरा कह रहा है मेरे फादर ने ये दिया, सिस्टर ने ऐसा बोला। अब सब लोग देखें, वो सबसे स्मार्ट यही है, फादर सिस्टर बोल रहा है। ये क्या जाने सबसे गया गुजरा हुआ ही है, जो अपने माँ बाप को की तौहीन करके दूसरे माँ बाप को एक्सेप्ट किया है, ठीक। लेकिन वो बच्चा वो क्या जाने, मूर्ख तो उसके माँ बाप हैं जो अपना अस्तित्व खत्म करके दूसरे को माँ बाप बना रहे हैं, ठीक। ये चीज आपको समझना चाहिए, अपनी संस्कृति क्या है वो जानना चाहिए, ठीक। तो होता क्या है कि अगर आप युवा अवस्था में हैं तो अमेरिका अच्छा लगेगा, जाएंगे, दोस्ती करेंगे, 2-3 साल में फिर से दूसरा फ्रेंड बनाएंगे, फिर 4 साल बाद फिर अगला फ्रेंड बनाएंगे। लेकिन भारत में अगर आप हैं
तो भारत एक नियम कहता है 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, विद्या का अध्ययन करो, गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, और जैसे ही आप अपने वैवाहिक जीवन के बाद पारिवारिक जीवन में जाएंगे, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान और घर को चलाने के लिए कुछ अर्थ की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, ठीक। और जैसे ही आप विवाह करने के बाद दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, तो जितना आपका वो था चकाचौंध सब फीका पड़ जाएगा। आपको पता चलेगा सब बेकार है, आप बच्चों को कायदे से पढ़ा लो, कायदे से घर दुआर बना लो, यही जिंदगी होती है अच्छी। फिर आपको उस चीज में आपका ब्रेन ही नहीं जाएगा, और जब उस चीज में ब्रेन नहीं जाएगा तो सबसे बेहतरीन चीज पूजा पाठ की लगेगी। यही रीजन है विवाह करने के बाद लोग पूजा पाठ वाला स्टेटस खूब लगाते हैं। वो जान जाते हैं कि वास्तव में संसार होता क्या है। और अविवाहित लोग को अंदर ये लगता है कि विवाह वाले का बहुत बड़ा चांदी रहता है, अच्छी लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ध्यान से समझिए, देशीकरण क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति आया बाहर से आने के बाद भारत में देखा यार एक शादी ताउम्र चल रही है, और चल ही नहीं रही है। अगर हस्बैंड नहीं भी है तो वाइफ तब भी उसी को हस्बैंड मान के स्वीकार करके वही रह रही है। अपना परिधान बदल ली, समाज के सामने निकलना छोड़ दी, बारात में जाना छोड़ दी, शुभ काम में जाना छोड़ दी, लेकिन अपना घर परिवार नहीं त्यागी। ये विचारधारा जब देख लिया विदेशों ने, तो उनको लगा भारत एक सुंदर देश है और हमें भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में रहना चाहिए। अब वो विदेश में पैदा हुआ, माँ बाप विदेशी, तो भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। उसकी भी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कि 7 वर्ष तक वो भारत में रहा हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, भारत की किसी लड़की से शादी की हो, तब 7 साल बाद उसे नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन दी जा सकती है, दी नहीं जाएगी। बात समझिए, आप ग्रेजुएशन पास करेंगे तभी आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ग्रेजुएशन पास करने वाला दरोगा बन गया। फॉर्म भरेंगे, फिर पेपर देंगे। 7 साल आप भारत में थे, अब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म। अब सरकार आपके चरित्र को परखेगी, कहीं आप चापलूसी करने तो नहीं आए, इस देश को लूटने तो नहीं आए। आपके पूरे दिनचर्या, आपके हाव भाव, सब चीजों पे गहन से अध्ययन करके तब सरकार चाहेगी तो नागरिकता देगी, अन्यथा में आपको नागरिकता नहीं देगी, ठीक। तीसरा नागरिकता है पंजीकरण। क्या है? पंजीकरण। पंजीकरण का शर्त क्या है, इसको ध्यान रखिए। कम से कम 10 साल तक भारत में आपको रहना पड़ेगा, ठीक। कितने साल तक? 10 वर्ष तक। इससे अच्छा तो यही था 7 ही साल में हो जाता। आगे तो सुनो, 10 साल भारत में रहो, आप विदेशी हो और भारत का नागरिक बनना चाहते हो, 10 साल भारत में आपको रहना पड़ेगा। और रहने के साथ साथ भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाएं, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ऐसे करके टोटल 22 भाषाएं। और 22 भाषा में से कम एक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी एक भाषा में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब आप क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये ध्यान रखिए, किसी एक भाषा। जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक पाकिस्तान की गायिका थी, उनका नाम अंसारी करके था, ठीक है ना। उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। क्यों? क्योंकि 10 साल से ज्यादा भारत में रही हैं और भारत की हिंदी भाषा को बहुत बेहतरीन तरीके से बोल लेती हैं और भारत से उनका लगाव है, तो भारत की नागरिक बन गई है। ऐसे कई हैं जो भारत की नागरिकता को एक्सेप्ट किए हैं और भारत में रह रहे हैं, विदेश से, ठीक है ना। तो जन्म के आधार पे देशीकरण हो गया, पंजीकरण के आधार पे हो गया, ठीक है ना। और माता पिता आपके भारतीय हैं तो आप भी भारतीय हो जाएंगे। ये नियम है, ये है, ये चीज तो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा एक नियम और है, अग्रहित क्षेत्र। जैसे 1 मिनट के लिए ये ध्यान से देखिएगा, ये अपना भारत था और यहां बांग्लादेश है। मान लीजिए बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिया पाकिस्तान। अब बांग्लादेश जान रहा है मार खाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। भारत के पास गया और कहा कि ऐसा करो, हम देश ओस नहीं रहेंगे, आप अपना हिस्सा मुझे बना लो, आपके साथ रह के मैं जीवन जीना चाहता हूं।
अब बांग्लादेश भारत में मिलना चाहता है, तो अभी बताया मिलने का पूरा प्रोसेस। कोई भी देश भारत में आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता, वो भारत राज्यों का संघ माना जाएगा। अब बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन गया। जैसे ही बांग्लादेश भारत का हिस्सा बनेगा, वैसे ही बांग्लादेश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई बाहर देश का क्षेत्र भारत से जुड़ता है तो वहां रहने वाले सभी नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 100वां संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन में भारत का कुछ जमीन बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश का कुछ जमीन भारत ले लिया। अब बांग्लादेश के उस जमीन पे जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई, तुम भारत के नागरिक। लेकिन मैटर फंसा कहां? जो भारत के लोग, अच्छा ये बताओ, भारत का नागरिक कभी बांग्लादेश का नागरिक बनना चाहेगा? नहीं। अमेरिका जापान का नागरिक बनना चाहेगा, लेकिन अपने से छोटे लेवल में नहीं जाना चाहेगा, जहां संघर्ष हो। अब वहां जो भारत के लोग थे वो कहने लगे, यार मेरा देश और मेरा देश मुझे ही बांग्लादेशी बना दे रहा है। तो उनको ये ऑफर दिया गया कि अगर आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो आप बांग्लादेश का नागरिकता मत लीजिएगा, आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, सारी सुख सुविधा भारत से भेजा जाएगा और जरूरत पड़ने पे आपको उस क्षेत्र से हटा के भारत में उतनी ही जमीन दे दी जाएगी। ठीक, ये चीज मतलब जो भारत के हिस्से से गए हैं उनको भी नागरिक बनाने के लिए तैयार हैं, और जो बांग्लादेश से आए हैं वो तो खुश थे, चलो अच्छा हुआ, यहाँ न कोई पूछ था न पछेड़ था, कम से कम भारत में आए, लोग जानेंगे तो भारत का ये निवासी है और भारत की वैल्यू है दुनिया में। अब भारत के वो नागरिक बन गए। तो ये एक तरीका। अब नागरिकता खत्म करने का तरीका ये सुन लीजिए। नागरिकता समाप्त कैसे होगी वो भी ध्यान रखिए। नहीं, कुछ छोटी सी गलतियों पे आपकी नागरिकता चली जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सरकार ने किसी गंभीर मुद्दे पे कोई एडवर्टाइजमेंट जारी किया, वो देश के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है ना, देश के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, तो उसका अवहेलना आप कर दिए। जैसे सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने जगह से कोरोना काल में बाहर नहीं घूमेगा, ठीक, और बाहर घूमेगा तो उसको चार्ज दिया जाएगा, मतलब उससे कोई फाइन मारा जाएगा, वो चार्ज भरेगा। इसके अलावा वो लड़का इतना किया, चलो पैसा था, फाइन भर दिया, अब गया वहां पे जो है हॉस्पिटल में न मास्क न कुछ, जहां जा रहा है बेड पे थूके जा रहा है। उस समय सिचुएशन ये थी कि गलती से भी कोई सामने जमुहाई ले लेता था, 3 दिन टेंशन था, कोरोना तो नहीं था साले को, मेरे सामने जमुहाई ले लिया, ये इतनी दिक्कत थी। और तुम जा रहे हो हॉस्पिटल से, डॉक्टरों को से विवाद कर रहे हो, जानबूझ के थूक रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पहली चीज। कभी 2 देशों की लड़ाई हुई है, अब देखिए कुछ छछुंदर टाइप के लोग होते हैं, कैसे होते हैं ध्यान से सुनिए। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाक और भारत 2 देशों का मैच चल रहा है। अब वो बैठ के देख रहे हैं शांति से, जब देखे पाकिस्तान जीतने लगा ना, अब भारत वाले गरियाना शुरू किए, पाकिस्तान वाला चौका मारा, खूब ताली बजा दिए, छक्का मारा, ताली बजा दिए, मतलब ये लग रहा है जैसे पाकिस्तान का आदमी आके बैठा हो, ये अलग फीलिंग उनकी आने लगती है। अपोजिट, जानबूझ के अपोजिट होते हैं। ऐसे युद्ध के समय में होता है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाइना ने अटैक कर दिया, भारत की आर्मी हार रही है, अब इतने में फेसबुक पे पोस्ट आ गया, चाइना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। जैसे तुम चाइना के नागरिक हो गए, चाइना के आर्मी को भारत की आर्मी का लोकेशन आप भेज रहे हो, ऐसे सिचुएशन में सरकार को 1 सेकंड नहीं लगेगा, राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद करके इतना मार मारेगा ना कि सारा संघर्ष गायब होगा। अगर जो राष्ट्रद्रोह में पकड़ा गया है और 6 महीने बाद जेल से बाहर आए ना, विश्वास मानो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी, वो पागल हो जाएगा। इतना टार्चर करते हैं, जिंदा आदमी को ऐसे करंट लगा देते हैं, और झटका आया बेहोशी के बाद थोड़ी सी चैतन्यता आई, ऐसे देख रहे हैं फेचकुर गिर रहा है, एक करंट और मार दिया उसे, फिर पलट गए, फिर 1 घंटे बाद फिर उठे, फिर मारे करंट पे करंट,
इतना मार मारेंगे ना कि सारा संघर्ष भूल जाओगे, सारा नेता गायब हो जाएगा आपका। इतने बुरी तरीके से पुलिस मारेगी तो आपका हाथ पैर पुरवैया चलेगा तब दर्द होगा, लेकिन आर्मी वाले जब ठोकेंगे ना तो पगल ही होके बाहर आओगे, ये मान के आना। वो पागल रहते हैं, उसी तरीके से पागल बना के भेजेंगे आपको। तो देशद्रोह वाले कानून में पकड़े तो पहली चीज तो आपको इतना लतिया देंगे कि सारा नेतागिरी गायब हो जाएगी। दूसरी बात कि आपकी नागरिकता छीन लेंगे, कहीं के किसी के लायक नहीं रहोगे, जब चाहेंगे तब आपकी संपत्ति भी छीन लेंगे सरकार वाले। इसलिए गलती से भी नेतागिरी फेसबुक व्हाट्सएप पे इस तरीके से मत करना कि अपने देश के खिलाफ चीजें लिखी गई है। अपने देश के खिलाफ आप कुछ भी लिखते हैं और उससे विद्रोह पैदा हुआ तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। अब कहोगे सर जी कन्हैया कुमार भारत तेरे मुर्दे होंगे इंशाअल्लाह चिल्लाया, ठीक, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सारा कानून, सारे भारत माँ की होलिका जला दी, उसकी नागरिकता नहीं खत्म हुई। तो बेटा उसके ऊपर बड़े बड़े महापुरुषों का हाथ है। कितने शर्म की बात है कि जिस देश को मां मानकर हम लोगों ने आंदोलन किया और इस देश को आजाद कराया, ठीक है ना, भारत हिंदुस्तान एकमात्र देश है जो अपने क्षेत्रफल को मां मानती है, ऐसा पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है। उस मां को मान के हमने इस देश को आजाद कराया और इसी देश के टुकड़े करने वाले को देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी ने अपना सबसे प्रमुख चेहरा बताया। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के एक मेन लीडरों में से एक है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को तो इतना टार्चर करना चाहिए कि वो भूल जाए कि उनका नाम क्या है, नाम कोई पूछे तो वो नाम तक ना बता पाए। उन्होंने कह दिया कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। जरा इस शब्दों पे विचार करो। अफजल एक आतंकी है, वो मारा गया, वो फांसी पे लटकाया गया, इसलिए हमें शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि अफजल को फांसी देने वाला जो कातिल है वो अभी तक जिंदा है और जो उसको फांसी पे लटकाए वो भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज है। जजों को कातिल कहा गया और जो आतंकी है उसको देश का नायक बताया गया और ऐसे लोगों को पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा दिखाया गया। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि जब कांग्रेस संघर्ष कर रही थी देश को आजाद कराने के लिए, वही कांग्रेस आज भी है। बिल्कुल नहीं है और मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं खुल के बोल देता हूं, मैं आजीवन शपथ लिया हूं कि कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। ठीक, आप अब स्वतंत्र हैं, आप दीजिए, आपको अच्छा लगे दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपका अधिकार है, जो अच्छा लगे उसको दीजिए। लेकिन मैं जीवन में ताउम्र आखिरी सांस तक मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता, सिर्फ इन्हीं सब कर्मों की वजह से। बेड़ू वाला क्षेत्र नेहरू जी ने दे दिया बांग्लादेश को, 4-4 पाकिस्तान से युद्ध लड़े, एक 4 युद्ध में हमने एक भी बार शर्त रख देता कि ये पीओके वाला ऊपर वाला हिस्सा मेरा है तो पाकिस्तान हंस के वो क्षेत्र दे देता हमको, लेकिन हमने नहीं मांगा। बजरते हम बांग्लादेश पाकिस्तान, पता है जब देश का बंटवारा हुआ था तो 5 करोड़ भारत की सरकार ने पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान क्या किया था जानते हो? उसी 5 करोड़ का बम बारूद और बंदूक खरीद के 1948 केवल 1 साल बाद भारत के ऊपर अटैक किया था। उसी बम से हमने पैसा दिया आपको कि 10,000 जाओ अच्छे से खाओ कमाओ, बाहर जा रहे हो कहीं नौकरी पकड़ लोगे, किराया उराया की जरूरत होगी, तुम गए बंदूक खरीद के ले आए, मेरे परिवार वाले गोली मारने लगे। ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति कहा जाएगा कि महामूर्ख कहा जाएगा? 5 करोड़ हमने उसको दे दिया और वही पैसे से वो बंदूक बारूद खरीद के मेरे ऊपर हमला किया। उसके बाद 4-4 युद्ध लड़ा, एक भी युद्ध में हमने अपने आदमी को मांगा ही नहीं कि मेरा जम्मू कश्मीर वाला मेरा हिस्सा है तो पीओके से तुम छोड़ के जाओ, ये मेरा हिस्सा है। और इतना ही नहीं, अब तो इतनी जटिल समस्या हो गई है कि पीओके वाले क्षेत्र को, ये जो जमीन थी ये पाकिस्तान कब्जा किया था, इसी में से थोड़ा हिस्सा वो चाइना को बेच दिया है। हम पाकिस्तान से जमीन छीन सकते हैं, चाइना से जमीन नहीं छीन सकते। चाइना हमसे मजबूत है बेटा। और जिस दिन पूरी जमीन चाइना को बेच दिया ना तो इधर भी चाइना इधर भी चाइना, ऊपर आराम से पहाड़ पे घुसेगा और बम फेंकेगा एक-एक घर पे ऐसे ऐसे, ठीक, और सब लोग फाइनल होते जाएंगे। ये चीज समझनी चाहिए। और ये आज ये जो लाइनिंग है एक सड़क के लिए, पाकिस्तान ने जमीन दे दिया है, चाइना को बेच दिया है। तो यही सब रीजन है जिससे नफरत होने लगती है पार्टी से।
और पार्टी से नफरत करने का रीजन यही है। मैं उस कांग्रेस को हृदय में बसाया हूं जो 1919 के दौर में जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद सर और नाइटहुड की उपाधि वापस करने के बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू किया, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया, पैदल चले देश को आजाद कराने के लिए। इतनी पाबंदी के बाद उषा मेहता लोगों ने जमीन के अंदर घुस घुस के कांग्रेस का रेडियो बन के समाचार सुनाए, भारत के झंडा को मैडम भीकाजी कामा ने ग्वालियर टैंक पे खूब लहराए। ऐसे कांग्रेस को मैं हृदय में बसाता हूं, लेकिन ऐसे कांग्रेस को जूता मारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। मुझे सख्त नफरत है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है कि किसी को भी कुछ कर दो, इसमें सबका अधिकार है। अगर कोई इसकी बोली लगाएगा तो वो दुश्मन ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये ध्यान रखना। ये चीजें हुई भारत की नागरिकता। नागरिकता समाप्त होने का रीजन क्या है? अब देखो, कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय चेहरा उनको टिकट दे रहा है, शर्म की बात है, ठीक है ना। उसी दिन हम कहे यार ये तो कोई पार्टी हो नहीं सकती। ऐसे पार्टियों को सच में वो कर देना चाहिए। मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये पार्टी गलत है। जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रखो, तब मैं मानूं कि हाँ तुम पार्टी हो, तुम अपनी विचारधारा बदलो। 370 में विरोध कर रहे हैं। 370 का क्या विरोध है भाई? वो सही हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? अपना देश अपने झंडे को फाड़ दे वो सही है, अपना संविधान न माने वो सही है। भारत की सेना के ऊपर जूता चप्पल और वो करें। पता है कि नहीं कि कांग्रेस की पार्टी आग उगलने लगती है जब कांग्रेस की कमियां मेरे ध्यान में आती है। ठीक, मेजर करियप्पा थे और वो जीप लेके जा रहे थे जम्मू कश्मीर में, और आप पत्थर गैंग वाले को देखे होंगे आज के 5-6 साल पहले, उसके बाद से दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अब एक पत्थर पड़ता है तो यहां से हजारों गोली चला दी जाती है, तो पत्थर चलता ही नहीं है। कहीं बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, पूरा घर ही उखाड़ के फेंक देते हैं, तो पत्थर चलाने वाला पैदा ही नहीं हो पा रहा है। वो गर्भ में रहता है तभी मर जाता है, वो पैदा बाहर जमीन पे आ ही नहीं पाता। और उस समय क्या था कि वो सेना की जीप कमांडर ले जा रहा है, पूरे भारत के सैनिक बैठे हैं और वो लोग थूक रहे हैं, जूता उतार उतार के जूता से मार रहे हैं, और सैनिकों को आर्डर दिया गया है अपने देश के नागरिक हैं, इनको छूना मत, न मारना। सेना चली जा रही है, पीटे पड़े हैं, जूता उतार उतार के मार रहे हैं, पत्थर, पूरा वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है पत्थर से बचने के लिए, गोली से नहीं, पत्थर। गोली से तो उसको उसके किसी का बाप उसे नहीं हरा पाएगा। वो इंडिया की फौज है, दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है, गोली से वो नहीं मरेगा, और पत्थर से उसको मारा जा रहा है। करियप्पा सोचा यार रुको इनको बताते हैं, पकड़ा 2-4 लोगों का चेचूरा, और पकड़ने के बाद जीप में अपने आगे चारों तरफ से बांध दिया। लो 4 लोग चारों तरफ से बंध गए, और जहां लोग पत्थर चला रहे थे बीच में ले गया, गाड़ी खड़ी किया, चलाओ पत्थर, तुम्हारे आदमी चारों तरफ बंधे हैं, उन्हीं का खोपड़ी फटेगा, मेरा क्या जाएगा। इस चीज के लिए कांग्रेस ने, जो मेजर ने आदेश किया उनको बांधने के लिए, उनको जेल में नहीं डाला, आजीवन कारावास भी कर दिया। आजीवन कारावास हो गया था कि तुम बिना पूछे ऐसा निर्णय कैसे ले ले। वो अपने देश के नागरिक थे, ये क्या थे? ये छछुंदर है, जब मन हो जो आए तो जूता मार के चला जाए। भारत सेना के हर एक परिपाटी पे घुले मिले हैं तब वर्दी पाए हैं। तुम्हारे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर के नौकर है, भेज दिए हो जाओ जूता खाओ सह लेंगे। उनको जेल, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई पहला काम किया था, उनको तुरंत जेल से बाहर करके पद्म विभूषण दे दिया। लो, बहुत महानता वाला काम किए। मैं खुश हूं, होना चाहिए ऐसा। भारत की आर्मी इतना स्वतंत्र हो कि दुश्मन के लोग, अगर भारत के ही लोग दुश्मन की तरह व्यवहार करें तो गोली चला देनी चाहिए। आर्मी का मतलब यही हुआ। तो ये चीज होना चाहिए, लेकिन इस देश में नपुंसकता इसीलिए आई। यही रीजन है कि भारत की सेना का गर्दन रेतते हुए वीडियो बना बना के ऐसे लेके पाकिस्तान के लोग ही यहाँ करके वो अपने चप्पल से मार रहा है, उधर वो उधर, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, और भारत के जो वेबसाइट होता है, सरकारी वेबसाइट, उस पर पोस्ट कर रहे हैं। पूरा भारत देश देख रहा है, भारत का सैनिक है, देख रहे हैं। हनुमान थप्पा, क्या गजब सर लेके वहां फुटबॉल खेला जा रहा है। और हम लोग क्या करते थे? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सरवा कटाने के बाद इतने निर्लज्ज थे कि वीडियो भी देख रहे थे। ठीक, वो दौर था। आज का दौर है, मजाल है कोई कर दे। गया तो था एयर स्ट्राइक करने के बाद अभिनंदन वर्धमान, वहां गिर गया, पाकिस्तान की आर्मी पकड़ ली, कह दो काट दे गर्दन, औकात हो तो काट पाई क्या?
जिंदा वापस भेजा, जिंदा, कि लो अभिनंदन वर्धमान को ले लो। और जबकि भारत के लोगों ने 300 लोगों को मार के आए हैं पाकिस्तान के। लेकिन इतनी फटी है कि अगर इसको मारा तब तो बवाल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, वहां के विदेश मंत्री ने बात स्वीकार किया है। जब उनसे कहा गया कि किसी भी कीमत पे अभिनंदन वर्धमान को वापस नहीं करना है, तो वहां का जो रक्षा मंत्री था, वो वीडियो यूट्यूब पे आज भी पड़ी है, वो बोलने से पहले ऐसे कांप रहा था, पैर उसका ऐसे कांप रहा था, डर रहा था कि ये काम करूंगा तब तो मैं ही नहीं बचूंगा, क्योंकि वहां की सेना मुझे ही मारेगी। सेना क्या, वो जिसको टारगेट कर लेगी उसी को मार देगी। वो कांप रहा था, वो कह रहा था मान्यवर ये असंभव है। जब वहां के इमरान खान फोन किए पाके वहां अमेरिका से कि अभिनंदन वर्धमान को हम वापस नहीं करेंगे, कहे चलिए थोड़ा बातचीत करते हैं, धीरे धीरे होगा। ये बात जैसे ही भारत गवर्नमेंट को पता चली, भारत गवर्नमेंट ने 5 देशों के पास ये मैसेज कर दिया। आज रात में 5 देशों के पास मैसेज गया, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इन सभी देशों के प्रधानमंत्री के पास अपने देश का प्रधानमंत्री फोन किया और फोन करने के बाद बता दिया कि पूरी रात बाकी है और आपके अंदर क्षमता हो तो पाकिस्तान वालों को समझा दो, अभिनंदन को वापस कर दे, नहीं तो सूरज की पहली किरण अगर उगी तो इतना मिसाइल फेंकूंगा कि पाकिस्तान समझ नहीं पाएगा हम अपने देश की रक्षा करें कि भारत पे मिसाइल फेंकें। जितने भी देश थे सब तड़ातड़ फोन किए पाकिस्तान, अरे भाई वो बड़ा गर्म है यार, वो माने तैयार है क्या, मिसाइल फेंक देंगे, वो कोई चीज सुन थोड़ी रहा है। और 12 घंटे का टाइम दिया है, रात 10:32 पे वहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने आके बोलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत अगर गलती से भी भारत का सैनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में या पाकिस्तान का सैनिक भारत के क्षेत्र में गलती से या किसी ऑपरेशन के दौरान चला जाता है तो हम दोनों मिलकर आपस में वार्ता करके उनके सैनिक को वापस करेंगे। उसकी कुछ कार्य बाकी हैं, अभी 2 दिन का वक्त लगेगा, 2 दिन बाद अभिनंदन को भारत भेज दिया जाएगा। देख रहे हो ना, वो जान गया है सुबह मिसाइल गिरने वाली है। रात 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भारत को ये बता दिया कि 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं वापस कर दूंगा इनको। 2 दिन का वक्त दिया गया। 2 दिन बाद गाड़ी पे बैठा के लेके आया अभिनंदन को, और जिस समय वो गाड़ी से उतरा था करोड़ों की भीड़ सलामी ठोक रही थी। राजा जैसी फीलिंग थी उसकी, शेरों जैसा। और विश्वास मानो कांग्रेस गवर्नमेंट रही होती ना तो उसका लाश भी भारत ना ला पाता, इस देश में लाश तक इस देश में ना आ पाती, जिसको जिंदा हमने लेके आया। तो विदेश मामले में तो ये गवर्नमेंट द बेस्ट है। अमेरिका में गए थे, अमेरिका का पत्रकार इतना गजब तरीके से फंसा दिया एस जयशंकर को। जयशंकर ने एकदम एक लफ्ज में कहा था, जहां भारत देश की बात आएगी वहां अमेरिका को मैं पैर की जूती समझता हूं, और जहां व्यापार की बात आएगी वहां अमेरिका मेरा सबसे बड़ा साझेदार है और मेरा सबसे बड़ा मित्र। मतलब मेरे पर्सनल बात आएगी तो तुम्हें जूती के नीचे समझूंगा, उसमें इंटरफेयर मत करना, और जब लेन देन की बात आएगी तो जैसा कहोगे वैसा करूंगा। ये होती है नीति कि मेरे घर का मैटर होगा तो तुम्हारी बिल्कुल औकात नहीं होनी चाहिए बोलने की, बाकी पड़ोसी और समाज का रिलेशन आएगा तो हम दोनों गले मिल लेंगे, चलेगा। ठीक, इस सिद्धांत पे भारत कार्य कर रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में सबसे आक्रमण विदेश नीति उत्तर कोरिया से भी ज्यादा भारत की है। भारत को सबसे आक्रमण माना गया है क्योंकि वो बिना देखे, बिना समझे, बिना परखे अटैक कर दे रहा है। ठीक, चीन वाले आए, हल्के में लिए थे, 20 लोगों को मार के गए, 50 लोगों को लिटा दिया। ठीक, लिटाने के बाद घूम रहे हैं, चीन वाले का हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा है, भारत के लोग बंदूक लेके खड़े हैं, आओ साले तुम नीचे उतरो, तुमको भी गोली मारेंगे। वहां के आर्मी वाले पता है कि नहीं, अनाउंसमेंट कहिए कि मैं अपने देश के सैनिकों का केवल और केवल मृत बॉडी लेने आया हूं, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा ये मृत बॉडी मुझे सौंप देनी चाहिए। युद्ध का नियम है कि मृत बॉडी को दुश्मन सेना को देना ही पड़ेगा, उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते।
मरा हुए बॉडी के साथ आपकी छेड़छाड़ करने के अधिकार नहीं है, तो वो बॉडी हमने दिया उसको। तो ये सारे नियम होते हैं, कानून होता है, तो अपना ये देख लेना, बाकी बहुत लंबा